पूरी दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट अंडरवर्ल्ड में हर कोई तुम्हें जानता था। तुम इकलौते इंसान थे जिसके पास कोई कोड नेम नहीं था। तुम इतने पागल थे कि हर जगह अपना असली नाम ही इस्तेमाल करते थे। तुम्हारे बाल सबसे अलग थे और तुम सबसे खतरनाक तरीके से लड़ते थे। अगर कोई मिशन जानलेवा नहीं होता तो तुम उसे ठुकरा देते थे। लेकिन ब्लैक मेरिडियन पर कब्जा करने के तुरंत बाद तुम्हें पता चला कि तुम हेजेस परिवार के कई सालों से खोए हुए असली वारिस हो और एक अडॉप्टेड सन पहले ही तुम्हारी जगह ले चुका था। तुम्हें लगा था कि अब वही पुराना असली वारिस बनाम नकली वारिस वाला ड्रामा शुरू होगा, लेकिन उसकी बजाय वह और तुम्हारी तीनों बहनें परिवार के इकलौते मासूम युवा वारिस यानी तुम्हारी हर हाल में रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। हेजिस परिवार कानून के दोनों पक्षों पर अपनी ताकत रखता था। उस परिवार में कोई भी बेगुनाह नहीं था, यहाँ तक कि अडॉप्टेड सन भी नहीं। बाहर वालों की नजर में घर लौटना मतलब भेड़ियों की मांद में कदम रखना था। हर कोई तुम्हारे असफल होने का इंतजार कर रहा था। लोगों ने तो यहाँ तक शर्त लगा ली थी कि हेज परिवार में तुम कितने दिन जिंदा रह पाओगे। तुम हल्का सा मुस्कुरा दिए। खराब बीज से कभी अच्छा फल नहीं उगता और तुम भी हेज परिवार के मामले में कोई अपवाद नहीं थे। जैसे ही तुम हेरिटेज हॉल में दाखिल हुए, तुम्हारी नजर रिचर्ड हेज और विक्टोरिया एशफर्ड पर पड़ी। नजरें मिली और उनके बीच ऐसा एहसास उमड़ा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। तुमने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखते रहे। तुम पूरी तरह स्तब्ध दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले विक्टोरिया की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ी, लेकिन थोड़ा फासला बनाए रखा। उन्हें डर था कि कहीं ज्यादा पास आने से तुम घबरा ना जाओ। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, आखिरकार माँ ने तुम्हें वापस पा लिया। उनकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारे कपड़े साधारण थे, लेकिन वे तुम्हारी आकर्षक शक्ल को छिपा नहीं सकते थे। तुम्हारे नैन नक्श तेज और तराशे हुए थे, ठंडी जेड की तरह शांत। तुम्हारी बाईं आंख के नीचे वही ब्यूटी मार्क था जो तीनों बहनों के पास भी था। फर्क बस इतना था कि तुम्हारा गहरे लाल रंग का था। एक नजर में ही साबित हो जाता था कि तुम हेजिस परिवार से हो। तुमने उन सबकी सबसे अच्छी खूबियां विरासत में पाई थीं। माँ, तुमने झिझकते हुए उस खूबसूरत औरत को पुकारा। तुम मासूम, घबराए हुए और संकोची लग रहे थे। और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें इतना सीधा साधा देखकर रिचर्ड भी जल्दी से आगे बढ़ाए। हमेशा भावनाएं छिपाकर रखने वाला आदमी उम्मीद से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। पापा, तुमने उतनी ही मिठास से जवाब दिया। हाँ, बहुत अच्छा। घर में स्वागत है बेटे। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पापा। फिर तुमने उनके पीछे खड़ी 3 महिलाओं की ओर देखा। वे शांत, गरिमामयी और बेहद खूबसूरत थीं। वे तुम्हारी तीनों बहनें ही रही होंगी। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूँ। तुम्हारी नजर उधर गई तो एवलिन हेज आगे बढ़ी। वह लंबी थी। उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद तराशे हुए थे। उसकी ऊंची नाक और ब्यूटी मार्क उसे और भी अलग बनाते थे। उसकी घनी भौहें उसकी गहरी आंखों को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। उसकी रंगत में जन्मजात रुतबे की ठंडी ताकत झलकती थी। उसके होंठ स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर झुके रहते थे, जिससे उसकी हर नजर सख्त और अधिकारपूर्ण लगती थी। फिर क्लेयर हेज ने कहा, मैं तुम्हारी दूसरी बहन हूँ। वह पतली दुबली थी। उसके होंठ हल्के और पतले थे। वह बेहद शालीन, शांत और संयमित थी, लेकिन उतनी ही ठंडी और दूर भी। उसकी साफ और ठंडी आवाज हर शब्द को बर्फ जैसा बना देती थी। उसमें जरा भी भावना नहीं थी। और मैं तुम्हारी तीसरी बहन हूँ। स्कारलेट हेज ने मुस्कुराते हुए तुम्हारी ओर हाथ हिलाया। उसके बालों में लाल लटें थीं जो उसके बेफिक्र स्वभाव से बिल्कुल मेल खाती थीं। उसकी हर नजर में सहज आकर्षण था। जब वह मुस्कुराती तो उसका हल्का नुकीला कैनाइन टूथ उसे शरारती और चंचल बना देता था। तुमने तीनों बहनों का खुले दिल और पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया। उसी पल वे तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा पसंद करने लगीं। हेजेस परिवार में तुम्हारे जैसा प्यारा इंसान सच में बहुत दुर्लभ है। अच्छा हुआ तुम्हारी परवरिश यहाँ नहीं हुई, वरना। तभी एक आदमी की आवाज ने माहौल की शांति तोड़ दी। ओह, माफ करना, मुझसे समय का हिसाब गलत हो गया। मैं तुम्हारा स्वागत करने समय पर नहीं आ पाया। तुम इसका बुरा तो नहीं मानोगे? तुमने आवाज की दिशा में देखा। एक सुसंस्कृत और बेहद हैंडसम आदमी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे जैसे वह पास आया, तुमने उसे साफ देखा। वह खून से हेजिस परिवार का हिस्सा नहीं था, फिर भी बेहद आकर्षक था। उसकी हर हरकत सलीकेदार और शालीन थी। वह बिल्कुल एक आदर्श सोसाइटी हेयर जैसा दिखता था। तो यही था अडॉप्टेड सन एड्रियन हेज। वह तुमसे सिर्फ कुछ महीनों छोटा था। भले ही वह माफी मांग रहा था, लेकिन उसकी बात किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। बिल्कुल नहीं, तुमने धीरे से जवाब दिया और अपनी नजरें झुका लीं। नाटक बंद करो, स्कारलेट ने तिरस्कार से कहा और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम्हारा दिल कस गया। तुम्हें लगा वह तुमसे कह रही है, क्या उन नॉवेल्स वाली घिसी पिटी भाइयों की दुश्मनी अब शुरू होने वाली थी? आखिर बहनों को तो उसी भाई की ज्यादा परवाह होगी जिसे उन्होंने इतने सालों तक प्यार से पाला था। वह खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उनका अपनापन असली था। वे उसे तकलीफ नहीं होने देती। जाहिर था वे उसी का साथ देंगी। क्या यह सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा था? तुमने अभी तक कुछ किया भी नहीं था। तुम अपने जवाब के बारे में सोच ही रहे थे कि एड्रियन फिर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब?
जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता है। अपने आप को इतना मत समझो, स्कारलेट ने तुरंत पलटकर कहा। वह एड्रियन से बात कर रही थी। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा तुमने सोचा था। क्या दोनों की आपस में बनती नहीं थी? हमारा प्यारा बेटा आखिरकार घर लौट आया है। क्या आज के दिन भी तुम दोनों लड़ोगे? उसे डरा मत दो। विक्टोरिया ने दोनों को डांट भरी नजर से देखा। स्कारलेट धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन एड्रियन के चेहरे पर गहरी चोट और दुख साफ दिखाई दे रहा था। माँ, वह आपका प्यारा बेटा है, तो क्या मैं नहीं हूँ? आपने वादा किया था कि हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करेंगी। एड्रियन, बचकानी हरकत मत करो। विक्टोरिया और रिचर्ड दोनों के सिर में दर्द होने लगा। एक तरफ उनका जैविक बेटा था जिसे वे वर्षों तक नजरअंदाज करते रहे थे, दूसरी तरफ वह अडॉप्टेड सन था जिसे उन्होंने पूरे प्यार और परवाह से बड़ा किया था। वे दोनों से बराबर प्यार करते थे। उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। अगर किसी को समझौता करना पड़ता तो वह एड्रियन ही होता। मैं बचकाना कैसे हो रहा हूँ? पहले आपने ही मुझे डांटा था। एड्रियन के खूबसूरत चेहरे पर चोट और दुख साफ झलक रहा था। विक्टोरिया हमेशा उसे सिर आंखों पर बिठाकर रखती थीं। उन्होंने उससे कभी सख्ती से बात नहीं की थी। ठीक है, गलती माँ की है। तभी विक्टोरिया को अचानक कुछ याद आया। एड्रियन को शांत कराने के बाद उन्होंने खुद पर झुंझलाते हुए तुम्हारी ओर देखा। बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारे अगवा होने के बाद हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। जब तुम नहीं मिले तब हमने इसे गोद लिया। रिचर्ड ने भी कहा, तुम दोनों ही हेजेस परिवार के लिए बराबर कीमती हो, इसलिए तुम्हें मिलजुल कर रहना होगा। इतना कहकर उन्होंने बड़ी सावधानी से तुम्हारे चेहरे का भाव देखा। कोई भी इंसान इस बात से नाराज होता कि उसकी जगह किसी और ने उसकी जिंदगी जी ली। ऐसा कैसे नहीं होता? लेकिन तुम्हारे लौट आने के बाद भी एड्रियन को घर से नहीं भेजा जा सकता था। सबसे अच्छा यही था कि तुम दोनों भाइयों की तरह साथ रहो। तुम्हारे चेहरे पर जरा भी नाराजगी न देखकर रिचर्ड ने राहत की सांस ली। जी, मैं समझता हूँ। तुम्हारे इस मीठे जवाब ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे और भी ज्यादा प्यार करा दिया। एड्रियन ने नाक सिकोड़ते हुए जिद में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका खराब मूड उसके चेहरे पर साफ लिखा था। तुम्हारे माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और बात बदल दी। ठीक है, अब सब खड़े मत रहो। ईथन ने लंबा सफर तय किया है, उसे भूख लगी होगी। चलो खाना खाते हैं। उन्होंने पहले ही तरह तरह के शानदार व्यंजन तैयार करवा रखे थे। उन्हें तुम्हारी पसंद का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने लगभग हर चीज बनवाई थी। अचानक अपने लिए यह नया नाम सुनकर तुम एक पल के लिए चौंक गए। तुम्हें इसकी आदत नहीं थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। पूरा परिवार अपनी अपनी जगह बैठ गया। जब तुमने खाना शुरू नहीं किया तो तुम्हारे माता पिता ने समझा कि तुम घबराए हुए हो। ईथन, अब तुम अपने घर पर हो, आराम से रहो और जैसा ठीक लगे वैसा करो। कॉल्डर के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक होने के कारण हेजेस परिवार में बहुत से नियम थे, लेकिन तुम्हारे लिए वे उन्हें तोड़ने को भी तैयार थे। तभी एड्रियन ने ताने भरे लहजे में कहा, शायद ईथन को खाने की मेज के बेसिक टेबल मैनर्स भी नहीं आते। उसे डर है कि कहीं अपनी बेइज्जती न करा बैठे। पहले मार्था उसे सिखा दे। मार्था कॉलिंस इस घर की हाउसकीपर और वॉल्टर बेनेट की पत्नी थी। एड्रियन, विक्टोरिया ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा। उसे पता था कि घर से दूर रहते हुए तुमने बहुत तकलीफें झेली थीं, फिर भी वह जानबूझकर तुम्हारे घाव पर नमक छिड़क रहा था। एड्रियन ने भी पलटकर कहा, मैंने गलत क्या कहा? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। वह झुग्गी में पला बढ़ा है। शायद उसने ऐसी शानो शौकत पहले कभी देखी ही नहीं होगी। बस, बहुत हो गया। रिचर्ड ने जोर से अपनी चॉपस्टिक्स मेज पर पटक दी और एड्रियन पर बरस पड़े। अगर खाना नहीं खाना तो अपने कमरे में चले जाओ। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे की ओर चला गया। ईथन, एड्रियन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। यह हमारी गलती थी। हमें पहले उसे तैयार करना चाहिए था। उसने तुम्हें जो दुख पहुंचाया उसके लिए माफ करना। एड्रियन समझदार है। तुम देखोगे, आज जो हुआ मैं उससे निपट लूंगी। उसकी बातों पर ध्यान मत देना। स्कारलेट ने भी खुली नफरत के साथ कहा, वह सच में बहुत परेशान करने वाला है। तुमने समझदारी से जवाब दिया, माँ पापा स्कारलेट, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ। मेरे वापस आने से आपका थोड़ा ध्यान मेरी तरफ आ गया है। एड्रियन का नाराज होना स्वाभाविक है। तुम्हारी इस समझदारी ने सबका दिल पिघला दिया। प्यारे बेटे, ये सब हमेशा से तुम्हारा ही था। हमने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। तुम्हारे माता पिता ने भारी सांस भरी। कुछ ही निवाले खाने के बाद तुम्हारा पेट भर गया। फिर तुमने चुपचाप अपना फोन निकाला और अपना रोज वाला मैसेजिंग ऐप खोल लिया। तुम सबसे बदसूरत प्रोफाइल पिक्चर वाले कांटेक्ट तक स्क्रॉल करके पहुंचे। तुम्हारी सलाह बिल्कुल बेकार थी। तुम्हारी तनख्वाह काट रहा हूँ। मॉर्गन ने तुम्हें अमीर परिवारों पर आधारित घटिया नॉवेल्स की न जाने कितनी किताबें पढ़वा दी थीं। तुम तो पूरे परिवार से अकेले लड़ने के लिए तैयार होकर आए थे, लेकिन एड्रियन को छोड़कर बाकी हेजेस परिवार तो ठीक ही लग रहा था। नहीं बॉस, मैंने तो खुद चुनकर वह सर्वाइवल गाइड दी थी। उसका एक भी हिस्सा कैसे काम नहीं आया। सच में उसमें लिखी एक भी बात तुम्हारे काम नहीं आई। तुमने बिना देर किए फिलहाल मॉर्गन को ब्लॉक कर दिया। जब तुमने सिर उठाया तो देखा सब तुम्हारी तरफ देख रहे थे। ईथन, तुम्हारा फोन किस ब्रांड का है?
मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, बड़ा अलग है। तुमने सच सच जवाब दिया, इसे मेरे एक दोस्त ने बनाया है, अभी मार्केट में नहीं आया है। उन्होंने समझा कि यह कोई कम मशहूर फोन होगा। किसी ने भी तुम्हारे पुराने जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हारी पुरानी तकलीफें फिर से ताज़ा न हो जाएं। जो कुछ जानना होगा वे खुद पता कर सकते थे या फिर इंतजार कर सकते थे जब तुम उन पर भरोसा करके खुद सब बता दो। उन्हें लगता था कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी बेहद दुख भरी रही होगी। अब से वे उसकी भरपाई करेंगे। अगर तुम्हारा पेट भर गया हो ईथन, तो चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। तुम्हारे माता पिता और बहनों ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए हैं, विक्टोरिया ने कहा, और सब लोग ऊपर की ओर चल पड़े। तुम्हारी बहनें चौथी मंजिल पर रहती हैं, तुम और एड्रियन 5वीं मंजिल पर रहोगे। जो कमरा पसंद हो चुन लो, कल उसे तुम्हारी पसंद के हिसाब से फिर से तैयार करवा देंगे। ठीक है माँ, तुमने जवाब दिया। जैसे ही तुम इधर उधर देखने लगे तभी अचानक एक दरवाजा खुला। बाहर एड्रियन निकला। उसने चारों ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरा म्यूजिक रूम है, वह मेरा स्टडी है, उधर मेरा गेम रूम और आर्ट स्टूडियो है, और मेरे कमरे के पास वाला कमरा मत चुनना, मुझे शोर से नफरत है। फिर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम उसे सोचते हुए देखते रहे। एक अडॉप्टेड सन, असली वारिस के वापस आने के बाद भी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत रखता था। सच में वह बहुत ज्यादा लाडला था। तुमने अपने चेहरे पर दुखी भाव ला लिए। माँ, पापा, एड्रियन को सच में मैं पसंद नहीं हूँ। शायद मुझे किसी गेस्ट रूम में रह जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपना कमरा चुनो। आज रात हम उससे बात करेंगे। तुमने उनकी बात मानी और एक कमरा चुन लिया। अब भी उदास दिखते हुए तुमने अपने माता पिता और तीनों बहनों के दिए हुए गिफ्ट्स स्वीकार किए। साथ ही 2 कार्ड्स भी थे जिनमें करोड़ों रुपए पड़े थे। आखिर ज्यादा पैसे मिलने की शिकायत कौन करता है। उस रात जैसा वादा किया था, तुम्हारे माता पिता एड्रियन को समझाने उसके कमरे में गए। वहीं तुम पूरे एस्टेट में घूमते हुए उसे जानने की कोशिश करने लगे। एड्रियन के कमरे में तुम्हारे माता पिता गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने बैठे थे। एड्रियन, आज तुम अपने जैसे बिल्कुल नहीं थे। तुमने हमसे वादा किया था कि ईथन के साथ अपने सगे भाई जैसा व्यवहार करोगे। एड्रियन ने शांति से दोनों के लिए एक एक गिलास पानी डाला। चिंता मत कीजिए, वह आपका जैविक बेटा है, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हर परिवार में एक बैड कॉप और एक गुड कॉप होना चाहिए। ईथन अभी अभी वापस आया है और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर मैं उसे चुनौती दूं और आप लोग उसका साथ दें तो वह आप पर कहीं ज्यादा जल्दी भरोसा करेगा और आप पर निर्भर होने लगेगा। साथ ही वह हमेशा सतर्क भी रहेगा। उसे यह नहीं लगना चाहिए कि घर लौटते ही सारी समस्याएं खत्म हो गईं। वह हेजिस परिवार में जीने के लिए बहुत ज्यादा नरम है। ये कहते कहते एड्रियन की नजरें धीरे धीरे तेज हो गईं। उसकी आंखों में पहले वाली जिद या गुस्से का नामो निशान नहीं था। अब उनमें सिर्फ ठंडी गणना और गहरी सोच दिखाई दे रही थी। जैसा उसने कहा, उसका तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह हमेशा अपनी जगह समझता था। उसे तो बहुत पहले से उम्मीद थी कि हेजिस परिवार का असली वारिस एक दिन लौटेगा। दूसरे बड़े परिवारों के विपरीत हेजिस परिवार सबसे पहले फायदे को महत्व देता था। ये सच्चाई हर हेज के भीतर बचपन से बैठी हुई थी। एड्रियन कभी भी प्यार या अपनापन पाने की लड़ाई में समय बर्बाद नहीं करता। वह जानता था कि असली ताकत ही उसकी जगह सुरक्षित रख सकती है। इतने सालों में उसने जो कुछ बनाया था, उसे कोई ऐसा वारिस नहीं छीन सकता था जो अचानक एक दिन सामने आ गया हो और जिसे कुछ भी पता न हो। तुम्हारे माता पिता ने उसे बहुत सोच समझ कर चुना था और उसे बड़ा करने में अपना सब कुछ लगा दिया था। वे उसे कभी नहीं छोड़ते। ज्यादा से ज्यादा तुम हेज परिवार के प्यारे मस्कॉट बनकर रह सकते थे। उसकी नजर में तुम उसकी जगह के लिए कोई खतरा नहीं थे। तुम्हारे माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। ईथन हेजिस परिवार का सबसे दुर्लभ इंसान है। हमारे पास इतनी ताकत है कि उसे इस सबसे दूर रख सकें। उसे इस खतरे भरी दुनिया में कदम रखने की जरूरत नहीं। वह हमारा सबसे प्यारा प्रिंस बनकर पूरी जिंदगी बिना किसी चिंता के जिए। यही सबसे बड़ा प्यार है जो हम उसे दे सकते हैं। पहली ही नजर में वे तुमसे बेहद प्यार करने लगे थे। तुम शांत, विनम्र और सलीकेदार थे। तुम में जरा भी असभ्यता नहीं थी। इतनी बड़ी और प्रभावशाली फैमिली में पहली बार आने के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर न डर था न लालच। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसी स्लम ने तुम्हारे जैसा इंसान कैसे बड़ा किया, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिर एक हेज को असाधारण ही होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें हमेशा अपनी सीमाओं का पता रहा है, इसलिए हम इस बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। अगली सुबह तुम्हारे माता पिता और तीनों बहनें जल्दी निकल गईं। वे हमेशा काम में डूबे रहते थे। तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरा दिन निकालना उनके लिए आसान नहीं था। इससे साफ पता चलता था कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अब उन्हें अपना सारा टला हुआ काम पूरा करना था, इसलिए तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी एड्रियन पर छोड़ दी गई। उन्होंने माफी मांगते हुए वजह समझाई और कहा कि फिलहाल हेज मैनर के आसपास ही रहना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो एड्रियन या वॉल्टर से कह देना। इतना कहकर वे चले गए। एड्रियन को यह जिम्मेदारी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने इसे छिपाने की भी कोशिश नहीं की, जैसे उसके पास और कोई काम ही नहीं था। उसके पास किसी मैस्कॉट की बेबी सिटिंग करने का समय नहीं था। ईथन, बेहतर होगा कहीं मत जाना। अपने कमरे में रहो और मुझे परेशान मत करना।
मेरा समय बहुत कीमती है, तुमने मासूमियत से कहा। लेकिन माँ और पापा ने तो आपसे कहा था कि मेरी रक्षा करना। एड्रियन ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारी रक्षा? तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी सुरक्षा चाहिए? उसे पता था कि तुम्हें सच में सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा कहा। ठीक है, मैं खुद ही इधर उधर देख लूंगा, मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था अपने कमरे में रहो, बेवजह घूमने की क्या जरूरत है? आप तो मेरे साथ रहेंगे नहीं, अकेले अकेले बोरियत होती है। एड्रियन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूं, फिर मैं उनका इकलौता बेटा बन जाऊंगा? तुमने मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ और पापा ने मुझे आपकी जिम्मेदारी में छोड़ा है, फिर मुझे किस बात का डर होना चाहिए? उसकी नजर अचानक तेज हो गई। उसने तुम्हें ऐसे देखा जैसे पहली बार। समझ रहा हो, तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अफसोस, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इतना कहकर वह तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चला गया। तुम उसे जाते हुए गहरी सोच में देखते रहे, लेकिन तुम खाली नहीं बैठे। तुमने पूरे हेज मैनर का नक्शा अच्छी तरह समझ लिया। फिर वॉल्टर से हेजेस परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। तुमने उनसे हर चीज के बारे में सवाल किए। घर लौटने से पहले तुम उनके बारे में मौजूद हर फाइल पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी वॉल्टर के मुंह से सब सुनना चाहते थे। और सच कहें तो तुम यह जानना चाहते थे कि वे चाहते क्या हैं, कि तुम्हें क्या पता चले। वॉल्टर के जवाब बेहद अस्पष्ट थे। उसने सिर्फ वही बुनियादी बातें बताईं जो इंटरनेट पर कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। जब भी तुम किसी संवेदनशील विषय पर सवाल करते, वॉल्टर तुरंत बात टाल देता या साफ कह देता, यंग मास्टर ईथन, अभी आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जानना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद तुम अपने कमरे में लौट आए और थोड़ी देर के लिए लेट गए। वॉल्टर की बातें बार बार तुम्हारे दिमाग में घूमने लगीं। हेजेस परिवार कानून के दोनों पक्षों पर अपनी ताकत रखता था। तुम्हारी माँ विक्टोरिया एशफोर्ड हेज ग्रुप की सीईओ थीं और एशफोर्ड फाइनेंशियल डायनेस्टी की वारिस भी। आज एशफोर्ड्स पहले जितने शक्तिशाली नहीं रहे थे, लेकिन उनका 100 साल पुराना प्रभाव अब भी कायम था। तुम्हारे माता पिता मिलकर हेज ग्रुप की असली ताकत को नियंत्रित करते थे, इसलिए हर कोई उनसे डरता था। तुम्हारी तीनों बहनें भी अपने अपने क्षेत्र में असाधारण थीं। दूसरी ओर एड्रियन को बचपन से बेहद सावधानी से तैयार किया गया था। वह हेज ग्रुप का सार्वजनिक चेहरा था। वह परिवार का प्रतिनिधित्व करता था और हर तरह की क्लासिकल आर्ट में निपुण था। सबसे बढ़कर वह नेटवर्किंग का उस्ताद और पूरे नॉर्थ ब्रिज सोशल सर्कल के पीछे की असली ताकत था। उसने परिवार के लिए बेहिसाब मुनाफा कमाया था। फिर तुम्हारी बुआ ब्लेयर हेज थीं, जो विदेश में रहती थीं। वे ओवरसीज ऑपरेशन संभालती थीं और हमेशा अपने नियमों से जीती थीं। परिवार की सत्ता में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इन सब की तुलना में तुम हेजेस परिवार के इकलौते ऐसे सदस्य थे जो किसी काम के नहीं लगते थे। अब क्या किया जाए? दबाव सचमुच महसूस हो रहा था। तुमने आंखें खोलीं और नॉर्थ ब्रिज के कुछ फोरम्स देखने लगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारे बारे में थी। हेजेस परिवार का असली वारिस वापस लौट आया था। इस खबर ने पूरे हाई सोसाइटी में हलचल मचा दी थी। अनगिनत निगाहें अब हेजेस परिवार पर टिकी थीं और सबसे ज्यादा लोग तुम्हें और एड्रियन को आमने सामने भिड़ते देखना चाहते थे। तुम्हारे लौटने से पहले एड्रियन की जगह अटूट थी। वह पूरे सोशल सर्कल का सबसे चमकता सितारा था, लेकिन अब असली वारिस लौट आया था। ऐसे में ताकत की लड़ाई कैसे न होती? सबसे बड़ी बात यह थी कि कहा जा रहा था कि असली वारिस किसी स्लम में पला बढ़ा है। फिर भी सिर्फ खून का रिश्ता तुम्हें एड्रियन से ऊपर रखता था, इसलिए दोनों की तुलना होना तय था। इसी बीच स्टेरिंग्स परिवार भी चर्चा में था। हेजेस की तरह वे भी नॉर्थ ब्रिज का 100 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार थे। वे थोड़ा कम दिखावा करते थे और उनकी प्रतिष्ठा भी हेजेस से थोड़ी कम थी। दोनों परिवारों के रिश्ते समय समय पर बदलते रहे थे। इस पीढ़ी में उन्होंने अपने फायदे को बढ़ाने के लिए शादी का रास्ता चुना, इसलिए तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारी सगाई तय कर दी गई थी। शायद यही रिश्ता किसी के लिए खतरा बन गया था। दोनों परिवारों को अलग रखने के लिए तुम्हारा अपहरण कर लिया गया और उस रिश्ते को भी बिगाड़ दिया गया। हेजेस परिवार के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें न ढूंढ पाने के बाद उन्होंने बहुत सोच समझकर एड्रियन को गोद लिया। एड्रियन हर उम्मीद पर खरा उतरा। सालों के दौरान स्टीरिंग्स परिवार ने भी उसे अपना भावी दामाद मान लिया, लेकिन तुम्हारे अचानक लौट आने से सब कुछ बदल गया। अब क्या वह शादी अब भी होगी? और अगर होगी तो दूल्हा कौन बनेगा? जो भी होता, उससे अनगिनत लोगों के हित प्रभावित होने वाले थे। सिर्फ यह सोचकर ही सबके भीतर रोमांच दौड़ जाता था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? तुमने अपना फोन लॉक किया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। और कौन होगा प्यारे भाई? क्या तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुमने दरवाजा खोला तो सामने एड्रियन का सुसंस्कृत और आकर्षक चेहरा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। मुझे लगा तुम बहुत व्यस्त हो, फिर भी मुझसे मिलने का समय मिल गया। एड्रियन ने चिढ़कर कहा, तुम्हें लगता है मैं खुद आना चाहता था? हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं, उन्होंने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। हेरिटेज हॉल में पहुंचते ही तुम्हारी नजर सोफे पर सीधे बैठने वाले एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। नमस्ते ग्रेट अंकल मैल्कम। तुमने संकोच और मिठास के साथ उनका अभिवादन किया। शाबाश, अच्छे बच्चे, आओ
अपने ग्रेट अंकल के पास बैठो। उन्होंने अचानक स्नेह भरी मुस्कान दी और उनकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने तुम्हारा चेहरा साफ देखा, उनकी आंखों में छिपी गणना लगभग बाहर छलक पड़ी। तुम्हारी वापसी की खुशी में मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अब हम परिवार हैं, हमें एक दूसरे से ज्यादा मिलना चाहिए। मैल्कम के इतना कहते ही उनके पीछे खड़े आदमी ने तुम्हारी ओर एक डिब्बा बढ़ा दिया। तुमने सावधानी से उसे स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर सामान्य बातचीत करने के बाद मैल्कम मुस्कुराए। अच्छा, मैं तुम्हें देख भी चुका और अपना गिफ्ट भी दे चुका। आज के लिए इतना काफी है, मुझे कुछ काम भी निपटाने हैं। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, फिर अचानक रुक गए। ईथन, क्या तुम अपने ग्रेट अंकल को बाहर तक नहीं छोड़ोगे? इससे पहले कि तुम आगे बढ़ते, एड्रियन मैल्कम के पास आकर खड़ा हो गया। ग्रेट अंकल, उसे अभी घर के नियम नहीं पता, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया, अभी याद आया, मेरी ट्रंक में एक चीज है जो उस पर अच्छी लगेगी। मैं चाहता था कि वह खुद आकर ले जाए। एड्रियन ने हल्की बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा। मैल्कम बोले, मैं उसके लिए उसे लेकर आ सकता हूँ। एड्रियन ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? क्या आपको डर है कि मैं उसका गिफ्ट चुरा लूंगा? अगर ऐसा है तो चलिए। एड्रियन मैल्कम को बाहर छोड़ने के लिए साथ ले गया। जिज्ञासा में तुम भी थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चल पड़े। आधे रास्ते पहुंचते ही तुम्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दो एक चूहे तुम्हारा पीछा कर रहे हों, लेकिन तुमने बिना कोई भाव दिखाए चलते रहना जारी रखा। आखिर इस परिवार में तुम सिर्फ एक सुरक्षित रखे गए, किसी काम के नहीं समझे जाने वाले युवा वारिस थे। तभी जानलेवा खतरा तुम्हारे और करीब आ गया। तुम्हारा पूरा शरीर एक पल में सतर्क हो उठा। तुम्हें साफ महसूस हुआ कि एक तेज धार वाला हथियार तुम्हारे सिर के पीछे की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। आखिरी क्षण में तुम्हारी दाईं ओर से एक लकड़ी का तख्ता बिजली की तरह उड़ता हुआ आया, तुम्हारी पीठ को हल्का सा छूता हुआ उस उड़ते हुए हथियार से टकराया और उसका रास्ता रोक दिया। वह घूमता हुआ तुम्हारी बाईं ओर फूलों की क्यारी में जा गिरा। आवाज सुनकर तुमने मुड़कर देखा तो एक विशाल वुल्फ हाइब्रिड तुम्हारे पीछे से तेजी से गुजरा। उसने फूलों के बीच से वह तख्ता उठा लिया और तुरंत भाग गया। वह बेहद खूंखार दिख रहा था। उसी दिशा में एक काली परछाई भी तेजी से गायब हो गई। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, वॉल्टर न जाने कहां से तुम्हारे सामने आ गया। उसके चेहरे पर माफी भरा भाव था। मुझे माफ कीजिए यंग मास्टर ईथन, मैं ब्रूटस को ट्रेन कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ हैं। लगभग आपको चोट लग जाती। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ब्रूटस, वह वुल्फ डॉग? तुमने पूछा। जी, वॉल्टर ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह हैरान था। ब्रूटस को देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर डर का जरा सा भी भाव नहीं आया था। नॉर्थ ब्रिज का कोई और वारिस होता तो अब तक कांपने लगा होता। उसके मन में सिर्फ एक ही निष्कर्ष आया, तुम सचमुच अपने माता पिता के बेटे थे। कोई बात नहीं, सच कहूं तो यह काफी दिलचस्प था। इतनी क्षमता वाला एक बटलर वाकई दिलचस्प था। उसी समय तुम्हें फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस बार किसी आदमी की दर्द भरी चीख साफ सुनाई दी। वॉल्टर, ये कैसी आवाज थी? तुमने उत्सुकता से गर्दन बढ़ाकर देखने की कोशिश की। वॉल्टर चुपचाप तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और तुम्हारा रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद स्टाफ ब्रूटस की ट्रेनिंग में मदद कर रहे हैं। अब उसकी हैरानी और बढ़ गई। वह आवाज काफी दूर से आई थी, यहाँ तक कि उसने खुद भी उसे मुश्किल से सुना था। लेकिन तुम्हारी इंद्रियां असाधारण रूप से तेज थीं। अगली बार क्या मैं भी देखने आ सकता हूँ? तुमने पूछा। वॉल्टर ने तुरंत कहा, एड्रियन अब तक आपका गिफ्ट लेकर लौट आया होगा और आपको ढूंढ रहा होगा। तुमने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वॉल्टर वहां गया ही नहीं था, फिर भी उसे ठीक ठीक पता